हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यूपी पुलिस एग्ज़ाम में। देखिए, अगर यूपीएसआई 2021 की परीक्षा तिथि की बात करें तो यहां पर आपकी परीक्षा तिथि के बारे में बात करूंगा और उसके अलावा यूपीएसआई के बारे में कुछ संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत आज मैं आपसे करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर परीक्षा तिथि बता देता हूँ, बल्कि परीक्षा तिथि ना कहूँ, परीक्षा माह मैं आपको बताऊँ तो परीक्षा माह है देखिए लास्ट अक्टूबर। ठीक है, यानी कि लास्ट अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में आपकी परीक्षा हो सकती है। अगर नहीं हो पाई किसी वजह से तो नवंबर यानी कि 15 नवंबर से पहले हर हालत में आपकी परीक्षा हो जाएगी। तो आप इस प्रकार से तैयारी करो कि 15 नवंबर से आप पहले अपना हर एक चीज़ को विद रिवीजन के साथ कंप्लीट कर दो। तो अब हम लोग बात करेंगे, देखिए मूल विधि जो है ना, बहुत लोगों ने बोला था कि मूल विधि उनकी समझ में नहीं आ रही है। तो अभी सिर्फ आपको मुझे 2 से 3 मिनट देना है, मैं आपका एक चैप्टर एक ऐसा तैयार करवा दूंगा, ये समझ लीजिए। ठीक है, जितने भी वहाँ पर से क्वेश्चन बनेंगे हर एक क्वेश्चन आपका फंसेगा। और लगभग 27 शिफ्ट मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ, 27 की 27 शिफ्ट जो 2017 में हुई थी यूपीएसआई की। देखिए भाई, मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर दहेज प्रतिषेध अधिनियम की हम लोग बात करेंगे। 2 से 3 मिनट देने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और लगभग देखा जाए तो 2.5 नंबर की तैयारी आपकी हो जाएगी यहाँ पर। तो हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये अधिनियम का मतलब क्या होता है, दहेज का मतलब क्या होता है, इस एक्ट में कुल कितनी धाराएं हैं, कितने अध्याय हैं, इस बारे में बात करेंगे, और कितनी धाराएं हैं और उन धाराओं में से जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं उनको हम समझेंगे अर्थ के हिसाब से। सिर्फ मैं आपको धाराएं बताऊंगा नहीं कि इस धारा में ये लिखा है ना, मैं उन धाराओं का आपको मतलब भी बताऊंगा कि उसका मतलब क्या है। और अगर आपको उनका मतलब मालूम पड़ गया ना तो उन धाराओं को आप भूलोगे ही नहीं अपने एग्ज़ाम समय तक। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि अधिनियम क्या होता है। देखिए, आपको याद रखना है, अधिनियम जो है ये हमेशा संसद के द्वारा बनाया जाता है। अधिनियम हमेशा संसद के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, उसके अलावा आपको याद रखना है कि जब ये विधेयक के रूप में, देखिए ये तो लोकसभा में इसको पारित किया जाएगा, उसके बाद राज्यसभा में इसको जो है पारित किया जाएगा, उसके बाद प्रेसिडेंट के जब इसके हस्ताक्षर हो जाएंगे ना तो तब ये जो है आपका अधिनियम बन जाएगा। यानी कि जब ये पारित किया जाएगा ना, ठीक है, तो उस समय ये विधेयक के रूप में होगा। पारित करने के बाद, ठीक है, आप मान लो कि पास करने के बाद ये क्या बन जाएगा, ये एक अधिनियम बन जाएगा। और पास करने से पहले ये एक विधेयक होता है और पास करने के बाद क्या बन जाता है, वही विधेयक जो है अधिनियम बन जाता है, आपको याद रखना है। तो सबसे पहले ये लोकसभा में होगा पास, उसके बाद राज्यसभा में होगा और उसके बाद राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर इस पर हो जाएंगे, उसके बाद यह अधिनियम बन जाएगा। बस इतना आपको याद रखना है। उसके अलावा 2 आपसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम राष्ट्रपति के द्वारा इसको मंजूरी कब दी गई या राष्ट्रपति ने इसके हस्ताक्षर कब किए। तो यहाँ पर आपसे देखिए मंजूरी अगर लिखा हुआ आ जाए या आपसे हस्ताक्षर लिखा हुआ आ जाए कि कब किए राष्ट्रपति ने, तो ये दोनों एक ही बात हैं। तो देखिए प्रश्न आपसे किस तरह बनेगा कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम को राष्ट्रपति ने मंजूरी कब दी या उस पर हस्ताक्षर कब किए। तो ऑप्शन आपके सामने होंगे, उसमें से जो ऑप्शन आपका 20 मई 1961 होगा वो आपका सही होगा। तो यहाँ पर आपका एक प्रश्न बन जाएगा। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम को लागू कब किया गया। तो लागू कब किया गया, 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे। कोई एक ऑप्शन आपका हो सकता है 1 जुलाई होगा, हो सकता है नहीं। तो 1 जुलाई 1961 को इस अधिनियम को क्या किया गया, लागू किया गया, आपको याद रखना है। अब हम लोग बात करेंगे कि इसमें कितनी धाराएं हैं और जो धाराएं हैं वो कौन कौन सी धाराएं इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो कुल इसमें 10 धाराएं हैं, आपको याद रखना है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं, कुल 10 धाराएं हैं। अब इंपॉर्टेंट वाली धाराएं हम लोग देखेंगे। देखिए सबसे पहली बात आई है यहाँ पर दहेज की। तो दहेज शब्द का अर्थ क्या होता है, पहली बात आपको याद रखना है, ये एक अरबी भाषा का शब्द है। दहेज जो है ना, ये एक अरबी भाषा के जहेज शब्द से लिया गया है, आपको याद रखना है। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सौगात, और सौगात का अर्थ आप सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, दहेज का मतलब क्या होता है, सौगात, आपको याद रखना है। चलिए तो धाराओं की हम लोग बात कर लें। धारा 1 में क्या लिखा हुआ है कि आप सभी को पता है कि हर एक एक्ट की धारा में क्या लिखा होता है, धारा 1 में उसका नाम लिखा होता है, उस एक्ट का, उसका प्रारंभ कब से किया गया ये लिखा होता है, और उसका विस्तार कहाँ तक है, इस बात की जानकारी आपको धारा 1 से मिलती है। तो धारा 1 किसी भी एक्ट की आ गई तो 99% चांसेस हैं, 99.99% चांसेस है कि उसमें यही 3 बातें लिखी होंगी। तो धारा 1
एक आपकी तैयार हो गई। धारा 2 आपकी इस एक्ट से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण है, मैं बात करूँगा। धारा 2 आपकी सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें दहेज की परिभाषा के बारे में इसमें लिखा हुआ है। धारा 2 में दहेज की परिभाषा के बारे में लिखा हुआ है, आप सभी लोगों को याद रखना है। तो धारा 1 आपको याद हो गई, धारा 2 आपको याद हो गई कि दहेज की परिभाषा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आप लोग, बल्कि अगला प्रश्न नहीं, धारा 3 की अगर हम लोग बात करें तो आपको यहाँ पर याद रखना है धारा 3 में क्या लिखा हुआ है। देखिए, दहेज लेना या दहेज देना ये क्या हो जाएगा भाई, ये एक अपराध होता है, ये तो आप सभी जानते हो। लेकिन धारा 3 के अंतर्गत क्या लिखा हुआ है कि दहेज लेना और दहेज देने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति, ज़रूरी नहीं कि लड़के वाले ही दहेज लें, लड़की वाले भी कभी कभी दहेज की मांग करते हैं। ठीक है, तो अगर लड़की वाले दहेज की मांग कर रहे हैं तो वो भी क्या होंगे, दंड भोगने योग्य होंगे, आपको याद रखना है। तो धारा 1 याद हो गई, धारा 2 याद हो गई, धारा 3 याद हो गई। धारा 3 का क्लॉज 1 हम लोग देख लेते हैं, धारा 3 का क्लॉज 1 देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है आपको याद रखना है कि किसी भी तरह का अगर कोई गिफ्ट दिया जाता है, ठीक है, तो वो दहेज के रूप में नहीं होगा। ठीक है, मान लीजिए किसी ने कोई गिफ्ट दे दिया 2000 रुपये का, 1000 रुपये का, तो वो गिफ्ट नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर वही गिफ्ट 1 लाख रुपये का है, 2 लाख रुपये का है, तो वो दहेज की श्रेणी में आएगा, ये आपको याद रखना है। तो ये बात किस में लिखी है, धारा 3 के क्लॉज 1 में लिखी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें धारा 4 की, देखिए सभी धाराएं मैं आपको याद करवा दूंगा, सभी धाराएं मैं आपको याद करवा दूंगा। दहेज मांगने के लिए दंड ये किस में है भाई, बताइए। तो ये किस में है, आपको याद रखना है। दहेज मांगने के लिए दंड किस में है, धारा 4 में है, आपको याद रखना है। अब आप कंफ्यूज होगे और कहोगे सर ने धारा 3 में तो बताया था कि दहेज लेने या देने के लिए दंड का प्रावधान है, और धारा 4 में क्या है, दहेज मांगने के लिए दंड का प्रावधान है। तो दोनों धाराओं में थोड़ा थोड़ा अंतर है, अगर आप लोग ध्यान देकर समझोगे। धारा 4 में है कि कोई व्यक्ति दहेज मांग रहा है, और धारा 3 में है कि उसको दहेज दिया जा रहा है, तो वो दंड कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझना है। चलिए, तो ये तो हो गई धारा 1, धारा 2, धारा 3, धारा 3 का क्लॉज 1, धारा 4 हो गई। अब हम लोग बात करते हैं धारा 5 की। ठीक है, धारा 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। धारा 5 में के लिए लिखा हुआ है, मैं आपको बता दूं, धारा 5 में लिखा हुआ है कि दहेज लेने और देने के लिए करार कैसा होगा। धारा 5 में लिखा हुआ है करार जो है ये शून्य होगा। तो इस करार का मतलब क्या है, इस करार का मतलब क्या है, ये आपको मैं बताऊंगा। यहाँ पर पहले मैं भाई शून्य लिख लूँ, यहाँ पर आपको याद रहे कि दहेज लेने या देने के लिए करार शून्य है। मान लीजिए लड़के वाले पक्ष ने कहा कि मुझे जो है भैया 10 लाख रुपए चाहिए है दहेज के रूप में। ठीक है, लड़की वालों ने भी कह दिया कि ठीक है, हम आपको 10 लाख रुपए देंगे, शादी से 2 या 3 दिन पहले जब भी। लेकिन जब शादी से पहले 2 या 3 दिन हुए तो लड़की वाले मुकर गए। लड़की वालों ने कहा कि हमने तो ऐसा कोई वायदा ही नहीं किया था आपसे। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अब लड़के वाले उन लड़की वालों पर कोई केस नहीं कर सकते। इसलिए कहा जाता है कि करार जो है ना, दहेज लेने या देने के लिए करार कैसा होगा, शून्य होगा, ये आपको याद रखना है। तो ये धारा 5 से संबंधित है, आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए 10 ही धाराएँ थीं और हमने 5 तक पढ़ ली। अब आपके लिए धारा इंपॉर्टेंट है 9 और धारा इंपॉर्टेंट है 10। तो इन दोनों धाराओं में क्या लिखा हुआ है मैं आपको बता दूं। धारा 9 में लिखा हुआ है कि दहेज से संबंधित नियम जो है, दहेज से संबंधित नियम जो है ये कौन बनाएगी भाई, कौन बनाएगी, जल्दी से बताइए। केंद्र सरकार बनाएगी। दहेज से संबंधित नियम कौन बनाएगी, केंद्र सरकार बनाएगी। और दहेज से संबंधित यहाँ पर धारा 10 में क्या लिखा हुआ है कि दहेज से संबंधित नियम जो है ये राज्य सरकार बनाएगी। तो इन दो धाराओं में ये दो बातें लिखी हुई हैं। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह के आपको अगर और भी चैप्टर चाहिए हो कि जो मैं आपको शॉर्ट में पढ़ा दूँ, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और इस वीडियो को आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ अपने अपने यूपीएससी के ग्रुप में इसको शेयर करना है आप सभी लोगों को। चलिए, तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।